मैं दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। रेसिप्रोकल इसका मतलब है कि वो हमारे साथ जैसा कर रहे हैं वैसा ही हम उनके साथ करेंगे। जी हां, ये कहकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करते हुए ये कहा कि ये एक लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस है, एक ऐसा दिन जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी इंडस्ट्री का पुनर्जन्म हुआ था। 2 अप्रैल 2025 को हमेशा इस दिन के तौर पर याद रखा जाएगा और ये वो दिन है जब से अमेरिका फिर से अमीर बनना शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश को अन्य देशों द्वारा लूटा गया है, साथ ही करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। ट्रंप के भारत सहित दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ ने चौतरफा ट्रेड वॉर की आशंका को बढ़ा दिया है। चलिए इसको हम और समझते हैं कि किस तरह के ऐलान यहाँ पर होते हुए हमने देखे हैं। ट्रंप का टैरिफ अटैक, यहाँ पर 180 से अधिक देशों पर ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ सामने आया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें 5 अप्रैल से सभी देशों पर 10% जो है रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लगता हुआ हम देखेंगे। भारत की बात करें 9 अप्रैल से 27% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है यहाँ पर लगेगा। चीन पर अमेरिका का टैरिफ बढ़कर अब 54% हो गया है। अब कहाँ किस किस प्रोडक्ट पर जो है रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि इन पर पहले से ही हम कुछ टैरिफ लगता हुआ देख चुके हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स, इन चीज़ों पर पहले से ही टैरिफ है। अब कौन से प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं है? इनमें कॉपर, फार्मा, सेमीकंडक्टर, लंबर, बुलियन, एनर्जी, कुछ खास मिनरल्स, ये वो तमाम नाम इसमें शामिल है। अब ट्रंप का भारत की ओर रुख क्या है? जब वो बात कर रहे थे तो सीधा तौर पे उन्होंने कहा है कि भारत का रुख बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनका व्यवहार हमारे लिए सही नहीं है। वो हमसे 52% टैरिफ चार्ज करते हैं और इसके मुकाबले हमारा टैरिफ तो ना के बराबर है। अब लबोलुबाब क्या है इसका, आगे क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावना है, ये भी आपको हम समझा देते हैं, जो कि विस्तार से इसी चर्चा में हम आगे इस पर बात करेंगे। बाकी देशों से अगर देखा जाए उसके बदले में टैरिफ और ट्रेड वॉर की आशंका यहाँ पर हमें फिलहाल भारत की अगर हम तुलना करें तो कम दिखाई दे रही है। लेकिन अमेरिका के साथ बाकी देश अब टैरिफ पर बातचीत जरूर करना चाहेंगे। भारत भी उनमें से पीछे नहीं है। भारत में भी बैठकें होनी शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली में सुबह हमने देखा कि प्रमुख मंत्रालयों की पीएमओ के साथ बैठक हुई है और इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब भी यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम्स को बढ़ाने को लेकर चीज़ों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ट्रंप की मंशा है कि बाकी देश भी टैरिफ में बड़ी कटौती करें। फार्मा पर टैरिफ नहीं है, आगे भी टैरिफ लगने की आशंका कम है। ऑटो कंपोनेंट की बात करें, उनकी कंपनी पर बात करें, टैरिफ का भी सीमित असर होता हुआ हम देखेंगे। अमेरिका नहीं चाहेगा कि देश में कारें और दवाएं उनकी महंगी हो जाए। अब चीन की बात करें, वियतनाम की बात करें, इस तरह के देशों की बात करें तो इन पर जो टैरिफ लगा है उसका फायदा भारत को होना संभव दिखाई दे रहा है। अब भारत की तुलना में अगर हम देखें तो जिस तरह से टैरिफ लगा है, अगर किसी भी तरह की साझेदारी हो जाती है तो भारत के लिए अमेरिका में मौके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है वो लबोलुबाब जिस पर हम अब इस चर्चा को आगे ले जाने वाले हैं और इस चर्चा में अलग अलग पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। आपके निवेश पर इक्विटी के लिहाज से और फिक्स्ड इनकम के लिहाज से कैसा असर पड़ेगा उसको भी समझेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनका मैं स्वागत करती हूं और उससे पहले जो बड़े सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं उसकी ओर मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाह रही हूं। जो 3 पैनलिस्ट हैं उनसे जो बड़े सवाल पूछे जाएंगे, सबसे पहले 27% टैरिफ का खेल आखिर कितना लंबा चलेगा? अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे अब आता हुआ आप देखेंगे, नए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में भारत का दर्जा कहां पर होगा? इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में घाटा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या मुनाफा होगा? तो ये वो हमारे 3 बड़े सवाल हैं जो तीनों पैनलिस्टों से हम पूछने वाले हैं। फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सुब्रमण्यम, मार्केट एक्सपर्ट, मेरे साथ है और महेंद्र कुमार जाजू, सीआईओ फिक्स्ड इनकम मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं तमाम जगह पे जो टैरिफ लगा है। सुनील सर, आपके
पूछ रही हूँ मैं पहला सवाल। तमाम तरह की समझाइशें हम देख रहे हैं, तमाम तरह के तर्क यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, सिनेरियोज क्रिएट करने जा रहे हैं। भारत के पास नेगोशिएशन का एक बहुत बेहतरीन मौका भी है, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि मंत्रालयों की बैठकें भी शुरू हो गई है। अब जो खबर आ चुकी है, जो इसका इम्पैक्ट हमने बाजार को दरकिनार करते हुए देखा, क्योंकि बाजार के आगे के लिए भी ट्रिगर्स हैं, तिमाही नतीजे हैं बाजार के लिए, आरबीआई की पॉलिसी है वो भी एक ट्रिगर है बाजार के लिए, तो बाजार शायद अपने आप को उस ओर अब केंद्रित करने जा रहा है। लेकिन ये जो मसला है ये अधर में लटका हुआ है। सुनील सर, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ये मुझे बताइए। इसकी गंभीरता जितनी हमें महसूस हो रही थी वो बाजार की चाल पे हमें नहीं दिखाई दी है, लेकिन जो आउटकम सिनेरियोज है, किस सिनेरियो के हिसाब से कितना इम्पैक्ट, क्या आकलन कर पा रहे हैं आप? तो पहली चीज मैं ये देखूंगा कि देखिए, जब मोदी जी गए थे अमेरिका में तो पहला उन्होंने एक स्टेटमेंट जो जॉइंटली किया गया था वो था कि 170 बिलियन डॉलर से 230 तक यूएस इंडिया का ट्रेड 500 बिलियन डॉलर 3 गुना बढ़ जाएगा। ये दोनों ने एग्री किया था। सही, तो पहली चीज है कि यूएस इंडिया से अपना बिजनेस रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ट्रंप और मोदी की दोस्ती की बात है, उसने कहा कि इंडिया हाईएस्ट टैरिफ है, तो कल जो उन्होंने स्टेटमेंट किया उसमें इंडिया को एक्सक्लूड नहीं कर सकते थे। मगर पैरेलली अगर एक देश के साथ अमेरिका बातचीत कर रही है ट्रेड डील के बारे में, तो इंडिया सबसे आगे शामिल है। और उम्मीद है कि दोनों तरफ से ट्रेड टीम्स ऑलरेडी आ चुकी है, तो फॉल माने विंटर से पहले अगस्त सितंबर के अंदर एक ट्रेड डील साइन होगा। और जैसे यूएस मेक्सिको कनाडा के एग्रीमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको टैरिफ के अंदर नहीं लिया गया, वैसे ही अगर हमारी ट्रेड डील होती है तो उसको भी ये टैरिफ से हटा जा सकता है। तीसरी बात है कि अमेरिका का मेन मसला है मेक्सिको, कनाडा और चीन से, और उनके साथ अगर कोई भी उन्होंने एक्शन ले लिया, क्योंकि 587 बिलियन डॉलर वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है चाइना, हमारा एक्सपोर्ट है 77 बिलियन डॉलर। तो ट्रेड सरप्लस की बात करें तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना 275 बिलियन डॉलर है, हमारा खाली 46 है। तो बात यह है कि उनको चाइना बहुत से बड़ा प्रॉब्लम है, वहां उनको टैकल करने की जरूरत है, और ये खाली इकोनॉमिकली नहीं पॉलिटिकली भी, राइट। ये बात में मैं थोड़ी देर में आता हूं। मगर अब ये बात समझिए कि ये जो ट्रेड सरप्लस डेफिसिट की बात हो रही है, उसको काउंटर करने में एक और अस्त्र हमारे पास है, वो है हम अमेरिका से कुछ चीज खरीद सकते हैं जिससे ट्रेड डेफिसिट घट सकता है। और ये 500 बिलियन डॉलर की जर्नी में शायद हम ज्यादा इंपोर्ट करें अमेरिका से जो हमारी जरूरतें हैं। और क्या है वो जरूरत? एनर्जी, ऑयल। हम 83% अपना तेल आज सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, वेनेजुएला से ज्यादा खरीद रहे हैं। अगर उसको हमने स्विच करके अमेरिका से हमने एनर्जी खरीद लिया तो ऑटोमेटिकली ट्रेड बैलेंस रेस्टिट्यूट हो सकती है। सेकेंड है डिफेंस का। F-35 प्लेन्स की तरह एडवांस ऑटोमेशन डिफेंस अगर हमने यूएस से खरीदा तो ऑटोमेटिकली आपको इंडिया अमेरिका का ट्रेड बैलेंस भी सेटरेट होता है, तो उनकी आउटलुक इंडिया के साथ पॉजिटिव बेहतर बन सकती है। और फाइनली आज वो उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में एक सेक्शन सी है जहां पे उन्हें लिखा है, क्लियर कट में पढ़ लेता हूं, कि American administration will be ready to reduce or limit tariff imposed if a trading partner takes significant steps to remedy non-reciprocal trade arrangement and align with the America on economic and national security matters। तो ये अहम चीज है जहां पे एक विंडो दिया गया है, और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ क्वाड, यानी जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये साथ मिलकर क्वाड को फॉर्म करके चाइना का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन पैसिफिक ओशन में काउंटर करने के लिए हमारा गठबंधन है। तो क्लियरली इंडिया का इंटरेस्ट अलाइंड है अमेरिका के साथ। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज की जो भी स्थिति है मार्केट के अंदर सेक्टर वाइज, ये भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक प्रेस रिलीज किया है अभी, जहां कह रहे हैं कि वो लोकल एक्सपोर्टर्स और अमेरिका से दोनों बातचीत कर रही है, और मेरे ख्याल में कुछ महीनों में ये सब इंडिया के लिए फायदेमंद आसानी से बन सकता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो गंभीरता है, जो सीरियसनेस हमें लग रही थी और जो कॉम्प्लिकेशंस लग रहे थे फिरोज, सुनील सर की समझाइश के मुताबिक वो मामला अब थोड़ा सा हल्का हो सकता है। लेकिन इस चर्चा का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम अलाइंड हैं फिरोज यूएस के इंटरेस्ट के साथ, तो भारत तो एक ऐसा देश भी बनना चाहता है ना कि फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया,
प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी ये योजना है कि भारत जो है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरे। अब इसमें अगर हम देखें तो फिलहाल का जो टैरिफ का ऐलान लिया गया है, चाइना की बात करें, वियतनाम की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वहां अगर टैरिफ की गाज गिरती है तो मौके भारत के लिए बन रहे हैं। लेकिन ये मौके यूएस के साथ अलाइंड होने में कितने और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे या कितने और हमें मौके मिलेंगे, कैसे आप समझते हैं, कैसे देखते हैं इसे फिरोज? आप शायद म्यूट पर हैं फिरोज, आप शायद म्यूट पर हैं फिरोज, आप शायद म्यूट पे हैं। यस कविता, अगर आप देख रही हैं, जैसे आपने सही फरमाया कि हमारी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी रिलेटिव स्केल। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ 60 डिफरेंट कंट्रीज को दिए गए हैं, और अच्छी बात यह है कि 1:1 नहीं है, 1:0.5 है, तो वही एक इम्पैक्ट आधा हो गया। 54 का 27% की टैरिफ की बात हुई है, 0.1। 0.2 जैसे वियतनाम की बात की, उधर 46% की टैरिफ है। थाईलैंड में अगर आप देख रही हैं तो 32% है। इंडोनेशिया इज 32, चाइना इज 34। और हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है, सरप्लस है फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव, $50 बिलियन की है, और 18% हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं यूएस पे। अगर 10% की डिक्लाइन भी मान लूं मैं यूएस के एक्सपोर्ट शॉर्ट टर्म में, तो मेरी जीडीपी पे 0.2% का इंपैक्ट पड़ता है, तो मेरी जीडीपी की प्रोजेक्शन चेंज नहीं होती। अगर एक इन्वेस्टर एक ये शो देख रहा है, या फिर ट्रेडर देख रहा है, इन्वेस्टर देख रहा है, तो उसको पता है कि भाई जो इकोनॉमी की इंपैक्ट होती है वो स्ट्रेट कैपिटल मार्केट्स पे नहीं आती है। आपकी इक्विटी एलोकेशन की परफॉर्मेंस इससे इतनी इंपैक्ट 2-3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट्स द पॉइंट मैं बीन मेकिंग। जब निफ्टी 21,800 थी तभी मैं आपके शो पे आया था, कहा था कि भाई इट्स एट द लोअर एंड। एंड पॉइंट ये है कि हमारा जो रिलेटिव स्केल है वो अच्छा होगा, 0.1। 0.2 ये है कि आप अगर देख रही हैं कि हमारी जो 10% डिक्लाइन पे भी अगर मेरी जीडीपी सिर्फ 0.2% इंपैक्ट हो रही है, तो इट विल नॉट चेंज द वे इंडिया इज गोना शेप अप फॉर दिस ईयर। एंड आई कंप्लीटली कंकर विद सुनील सर, बिकॉज बहुत सारे और समाधान भी हैं, बहुत सारे और एडवांटेजेस भी हैं इस ट्रेड एग्रीमेंट के वंस इट शेप्स अप। बिल्कुल महेंद्र सर, थोड़ा सा महंगाई के लिहाज से और साथ ही बॉन्ड्स के लिहाज से, डेट मार्केट के लिहाज से हमें पूरा सिनेरियो अब समझना है। अगर हम फेड की बात करें या आरबीआई की बात करें, रेट कट को लेकर कितना सिनेरियो, क्योंकि अब अगले हफ्ते मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी पॉलिसी होगी जहाँ पर हम तो तैयारी कर चुके हैं एक और रेट कट के ऐलान के लिए, लेकिन अभी जो समीकरण है इसका इम्पैक्ट रोल आउट होने में कुछ समय लग जाएगा, और जब वो समय आएगा तब हम महंगाई को कितनी बड़ी परेशानी, कितना बड़ा सरदर्द जो है बनता हुआ देख रहे हैं आपकी नज़र में? नहीं, महंगाई पे कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। सो आपने देखा होगा जो बड़े एनालिसिस आए हैं कि वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन द यूएस इन्फ्लेशन 120 बेसिस पॉइंट, तो वहां पर अभी इन्फ्लेशन करीब 2.5% है, तो 3.5% इन्फ्लेशन वर्स्ट के सिनेरियो जो प्रेजेंट एनालिसिस है उसके हिसाब से होता है, तो भी फेड के पास कुछ रेट कट के लिए रूम बचता है। जहां तक भारत का सवाल है, मेरे ख्याल से आरबीआई ने जो रनवे है वो बहुत क्लियर करके रखा है। जिस एग्रेसिवनेस से आरबीआई ने लास्ट 1 महीने में लिक्विडिटी इंजेक्शन किया और जिस तरह से वो ड्यूरेबल लिक्विडिटी इंजेक्शन कर रहे हैं थ्रू वर्मो, तो उनका गाइडेंस बहुत क्लियर है। और जब 9 तारीख को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, उसमें चाहे रेट कट हो या ना हो, मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्शनली उसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने पिछले पॉलिसी में रेट कट किया और उसके बाद इतने सारे बदलाव, डिस्रप्टिव चेंजेस हमारे ग्लोबल सिस्टम में हो रहे हैं। तो 9 तारीख को रेट कट ना भी हो तो उससे हमारा जो डायरेक्शनल है अप्रोच, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं और इन्फ्लेशन का एक ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए, वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के लिए डिसरप्टिव है। जहां पर एक तरफ आप टैरिफ हाइक की बात करो, दूसरी तरफ ये भी बात हो रही कि कंजम्पशन स्लो डाउन हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्शन हो जाएगा। तो इकोनॉमी यदि मोमेंटम स्लो डाउन होगा, तो मेरे ख्याल से तो फेड, जो भी आज हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फेड 1 रेट कट करेगा या 2 रेट कट करेगा, मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि बाई जून, जुलाई, अगस्त हम देखेंगे कि आज जो फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहे हैं
वो स्विच हो जाएंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग में, बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी को इस सिचुएशन को डील करने के लिए काफी लिक्विडिटी चाहिएगी, लिक्विडिटी सपोर्ट उनके सिस्टम को चाहिएगा, और उसके बाद उनको लोअर इंटरेस्ट रेट चाहिएंगे। तो इन्फ्लेशन जो है इस पूरे डायनेमिक्स में खाली एक फैक्टर है, और जैसा मैंने बताया कि वर्स्ट के सिचुएशन में भी इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि वो एक कंट्रोल के बाहर जा रहा है या अनकंट्रोलेबल हो गया। तो मेरा ख्याल है कि फ्रॉम बॉन्ड मार्केट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम फिक्स्ड इनकम पर्सपेक्टिव, डायरेक्शन इज वेरी क्लियर कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं। जहां तक इंडिया का सवाल है, 10 ईयर यील्ड ऑलरेडी 6.5 के आसपास है, तो शायद 10 ईयर यील्ड में बहुत ज्यादा नीचे यहाँ से आने का स्कोप नहीं है, इवन इफ यू अज्यूम कि 2 रेट कट और होंगे, लेकिन डायरेक्शन बहुत क्लियर है। आई थिंक इस समय में इन्फ्लेशन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न करके और ये सोचे कि इकोनॉमिक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि यूरो है, जापानीज येन है, सब 2-2% ऊपर। आज डॉलर इंडेक्स इज एट द लोएस्ट, 12 महीने में सबसे कम स्तर पर 101 है, तो क्लियरली डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो मुझे तो लगता है कि फिक्स्ड इनकम के लिए अभी भी बहुत अच्छा रनवे है और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। चलिए सुनील सर, 2 क्षेत्र जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक है आईटी और एक है फार्मा। फार्मा को फिलहाल छूना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, उसको लेकर हो सकता है कि निकटतम भविष्य में भी हम किसी भी तरह के ऐलान ना होते हुए देखें। लेकिन आईटी को लेकर, क्योंकि देखिए सर्विसेज जो है वो एक एरिया है जहां पर ट्रंप की निगाह नहीं पड़ी है, अगर पड़ती है तो मेरे ख्याल से उसकी गाज भारत पर बहुत ज़्यादा गिरेगी। कैसे देखते हैं आप पूरे आईटी क्षेत्र पर और फार्मा पे भी आने वाले वक्त में ही सही, आपका आकलन क्या कहता है? बात है कि आज बहुत उधर दबाव पड़ा है, उसका कारण यही है, 2 चीज है। एक जो रिसेशन का माहौल, उसको क्या कहते हैं, ट्रम्प सेशन, उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि ये टैरिफ का असर ना 4 लोगों के ऊपर होता है। तो इसके अंदर एक है, अमेरिकन गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ेगी, उसकी फिस्कल डेफिसिट कम होगी, जितना भी टैरिफ लग के इंपोर्ट्स आते हैं अमेरिका के अंदर, तो ये पॉजिटिव है अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। मगर ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया कि ये जो कॉस्ट इंक्रीज है वो अगर अमेरिकन पब्लिक को अमेरिकन कंपनीज ने करवा दिया तो वो सब कार्रवाई लेंगे। तो एक होता है दबाव अमेरिकन कंपनीज की ईपीएस के ऊपर कि अगर वो ये टैरिफ कॉस्ट को ऑब्जर्व कर, यानी वो अपने इंपोर्ट जो जिनसे वो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर वो पास ऑन नहीं कर पाए, तो उनकी ईपीएस घट सकती है। तो एक है। सेकंड इज कि ये अगर वो पास ऑन कर दिया ट्रम्प के कहने के बगैर, तो फिर क्या होगा कि लोकल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो शायद कंज्यूमर डिमांड घटेगा, तो एक रिसेशन का माहौल बन सकता है। तो ये ट्रम्प सेशन की डर और दूसरी अमेरिकन कंपनियों की ईपीएस घटने के कारण आईटी बिजनेस शायद उतना न हो जितना पहले उम्मीद किया था। ये बात है जो आईटी सेक्टर को अफेक्ट कर रही है। आप अच्छा, आपने सही कहा कि अब तक ट्रम्प की निगाहें इसके ऊपर नहीं पड़ी है, बट नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज पे टैरिफ लगा रहे हैं जहां पे उनको अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने की जरूरत है। और ट्रम्प का मेन वोट बैंक है मिड वेस्ट एरिया, जो उसका रस्ट बेल्ट कहते हैं, जहां पे ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियां बनाती हैं, जैसे सेवरले, जीएम, फोर्ड, वो। तो यहाँ पे सर्विसेज में अमेरिकन इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं इंडियन वर्कर्स को, उधर उनका उतना जानकारी है ना, टेक्निकल स्किल है ना, कॉस्ट एडवांटेज है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आईटी में ये टैरिफ लगने की कोई गुंजाइश नहीं है, मगर आईटी का डिमांड ये सब चीजों के कारण इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए मार्केट उसको ये तरह से देख रही है। मगर एक दूसरी नेगेटिव जो आईटी के लिए आ गई है कि जैसे जाजू जी ने कहा कि एक रिसेशन का माहौल में फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग और रेट कट की टेरिटरी में चला गया तो डॉलर वीक होगी। तो इतने दिनों से एक डॉलर स्ट्रांग 109 तक गया था डॉलर इंडेक्स, उसकी बेनिफिट आईटी कंपनीज को मिल रही थी, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग तो रुपी वीक, तो उनकी रिपोर्टेड ईपीएस अर्निंग्स यहां बढ़ सकती है। अब वो 109 से लेकर 103 तक गिर चुकी है, और अभी अगर रेट कट होगा तो और वापस डॉलर इंडेक्स बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो नेचुरली जो पॉजिटिव्स पहले था आईटी कंपनियों के लिए वो अभी चला गया, इसलिए आईटी के ऊपर दबाव है। मगर वेट एंड वॉच करना चाहिए कि क्या ये ट्रम्प सेशन और ये सब बातें एक्चुअली पैन आउट होती है, या अमेरिकन इकोनॉमी एक स्टेबल स्थिति पे आ जाती है। अगर वो होती है तो आईटी का डिमांड वापस बाउंस बैक करेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप
फंड मैनेजर के हाथ में सोचिए, इंडिविजुअल सेक्टर कॉल मत लीजिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर जितना आईटी लेना है वो फंड मैनेजर आपके कारण ले लेंगे। और फार्मा की बात की, क्यों नहीं लगाया उन्होंने फार्मा में? बिकॉज नेचुरली यूएस में हेल्थ केयर सिस्टम फंडेड बाय द गवर्नमेंट है। ये टैरिफ जो भी लगाएंगे अल्टीमेटली अमेरिका के एक हाथ से रेवेन्यू आएगा, एक हाथ से खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट प्राइवेट पे ज्यादा, गवर्नमेंट पे ज्यादा असर आ जाएगा। इसलिए सेकंड, जैसे कहते हैं उधर हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ गया लोकली, तो नेचुरली वो एक एंटी ट्रम्प फीलिंग आ सकती है इलेक्टोरेट में, इसलिए उन्होंने सावधान सी उसको पेश किया है। और वैसे ही रहेगा मेरे ख्याल में, नियर फ्यूचर में उसमें वो बदलाव मैं नहीं देख रहा हूँ आने के लिए। तो सेक्टरल कॉल में यही दो आपने पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलिए, अब तिमाही नतीजे आएंगे और ऐसे में किस तरह की गाइडेंस दी जाती है, क्या क्या कंपनियों की कमेंट्री रहेगी, मेरे ख्याल से उस पर हम सभी की निगाहें भी रहेंगी। लेकिन महेंद्र सर, अब थोड़ा सा अमेरिका के संदर्भ से ये पूरी बातचीत भी समझनी है, क्योंकि बहुत आम लोग भी न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे। हम सब इक्विटी, डेट, ये सब जार्गन्स में फंसे रहते हैं, लेकिन आम इंसान की समझाइश के लिए थोड़ा सा आप समझाइएगा। ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं क्योंकि उनको अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाना है, ठीक है। जो पैसा वो लेंगे दुनिया से वो सीधा उनकी सरकार के पास जाएगा। जब वो चुने जाने वाले थे तो उनकी शर्तें ये थी कि हम जो है लोगों से कम टैक्स वसूलेंगे, लोगों के हाथ में हम पैसा देंगे। ये हो सकता है वो एक जरिया है, और साथ ही वो चाहते हैं कि अब दुनिया अमेरिका की ओर आए, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करें, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, ठीक है। ये समझ हमारी सही है। लेकिन महेंद्र सर, ये समझाइएगा कि ये होना कितना वास्तविक है, क्योंकि अब तो 4 साल बचे हैं। 4 साल में इस तरह की नीतियां अगर ये बनाते रहे तब तो चांसेस हैं कि ये भी निपट लेंगे। अब कोई किसी का अगर धंधा इतना बड़ा है, क्या वो केवल 4 साल की नीतियों के लिए अपना बिजनेस लगाएगा अमेरिका में? क्या वो इस तरह का रिस्क लेगा? ये जो इनकी सोच है, जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, ये कितना वाकई में बेनिफिट देगा अमेरिका को, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ तो? देखिए, मेरा पर्सनल ख्याल है कि ट्रम्प साहब जो भी पॉलिसी ला रहे हैं वो अमेरिका के लिए अच्छा है, बिकॉज उनका डेफिसिट है, बाकी कंट्रीज टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो सब तो सही है। नाउ क्वेश्चन इसकी वो प्रैक्टिकल कितना है। तो आप देखिए, ट्रम्प ने जो 2 अप्रैल को टैरिफ लगाए हैं, वो उन्होंने पूरे 3 महीना वेट किया है। उन्होंने मिडल ऑफ जनवरी में 5 नवंबर में इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद जनवरी में चार्ज लिया। 3 महीना उन्होंने सारे दुनिया को मैसेज भेजा कि आप हमारे साथ निगोशिएट कीजिए, नहीं तो टैरिफ लगेगा। ये उनका सोचने का तरीका कि टैरिफ यदि बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन या एक्सपोर्ट, जैसा कि सुनील साहब ने भी बोला कि दे आर सेइंग कि अपने लोकल कंपनीज को पास ऑन ना करे कंज्यूमर को, तो इन्फ्लेशन को हैंडल करेंगे। आपने देखा लास्ट 3 महीना में कोई भी कंट्री ने जाके उनसे नहीं बोला कि हम नेगोशिएट करने तैयार है, तो फाइनली उन्होंने एक टैरिफ लगा दिया। तो पहली चीज मैं तो ये बोलूंगा कि ये एक शुरुआत है, और देखते हैं कि आगे कैसे पैन आउट होता है। तो इट इज टू अर्ली कि एक हम कुछ भी डिसाइसिव व्यू लें। अब ये सक्सेसफुल 3 महीने में तो नहीं हुआ, बिकॉज अब कोई भी एक कंट्री ने उनके बोलने पर जाके सामने से नेगोशिएट नहीं किया, तो इट्स अ टफ फाइट। ये शुरुआत हुआ। अब ट्रम्प साहब 4 साल रहेंगे, उनके बाद जो नया प्रेसिडेंट आता है वो यदि उनकी पॉलिसी को कंटिन्यू करता है तो शायद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट एक चीज बहुत क्लियर है कि जो लास्ट 30-35 साल से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर था वो चेंज होने वाला है। और जहां तक इंडिया की पोजीशनिंग की सवाल है, मेरे ख्याल से भारत पूरे दुनिया का एकमात्र देश है जिन्होंने की कन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं लिया, बल्कि रिकंसिलिएटरी अप्रोच लिया। तो भारत के साथ मुझे लगता है कि अमेरिका की जो ओवरऑल पोजीशनिंग है, भारत की जो इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग है इन रिलेशन टू द अलाइनमेंट विद अमेरिकन इंटरेस्ट, तो इंडिया को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि वियतनाम को आपने 46% टैक्स टैरिफ लगा दिया, इंडिया को 26, तो कल को ये भी हो सकता है कि वियतनाम एक हफ्ते में एग्री कर जाए कि हम अपना टैरिफ 30% कर देते। तो काफी चीजें चेंज होने वाली है। अभी ये बोलना बहुत मुश्किल है कि उनका एजेंडा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का जो होल्ड था वर्ल्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट में, उसको एक चैलेंज मिला है। तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होगा, और पहले दिन पे हम ये नहीं बोल सकते कि कैसे होगा। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि अगले 4-6 महीने हमको बहुत वोलेटिलिटी के लिए तैयार होना चाहिए, हमको बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार होना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं टैरिफ पे हर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा।
तो देखते हैं ये कैसे बढ़ता है। मेरा ख्याल है कि आज पहले दिन हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वेदर वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं। बिल्कुल। फिरोज, आपके पास आएंगे और थोड़ा सा अब इक्विटी एलोकेशंस की ओर हम बात करना चाहते हैं, और उससे भी ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि एफआईआईज़ का अब रुख जो है वो कहाँ किस ओर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आप तो देश के अमीरों के पैसे संभालते हैं फिरोज, किस तरह की रणनीति और स्ट्रैटेजीज आप उनको रेकमेंड कर रहे हैं? कविता जी देखिए, अगर हम इसको एफआईआई का बिहेवियर एक चीज है, जैसे आपके जो जाजू सर को जो प्रीवियस क्वेश्चन था, आप देखें कि यूएस की जो आज कस्टम्स रेवेन्यू है वो सिर्फ $90 बिलियन है, एवरेज टैरिफ 2.5% पे। अब वो टैरिफ जो ये नई प्रपोज टैरिफ है उसके हिसाब से एवरेज टैरिफ होती है 25-26% की। तो ये $90 बिलियन काफी $1 ट्रिलियन तक भी जाने की उम्मीद हो सकती है। So the point I'm trying to make is, of course, ये import level सेम नहीं रहेंगी। अगर वो गिर भी जाती है तो substantive revenue increase की उम्मीद है यूएस की। बट जैसे जैसे कहा गया कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, so there's going to be a lot of change in the US market। यूएस की जो मार्केट है वो काफी परफॉर्म की है। आप देखें S&P 500 2014 फर्स्ट अप्रैल से आज निफ्टी को ऑलमोस्ट 4% से आउट परफॉर्म किया है कंपाउंडेड बेसिस पे, वो भी उसको अगर मैं डॉलर टर्म्स में देखूं तो ओके, और रूपी टर्म का तो छोड़ ही दीजिए। सो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस हो चुकी है। तो यूएस मार्केट्स पे मैं बहुत नेगेटिव होऊंगा। क्यों ये मैं कह रहा हूं? क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टिंग का जो ट्रेंड चला हुआ है इंडिया में, जो फॉर एग्जांपल हैंगसेंग के ईटीएफ प्रीमियम पे कोट कर रहे थे, ये जो फ्रेंजी है इसको हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा फ्रॉम अ ग्लोबल इन्वेस्टिंग स्टैंड पॉइंट। वन, कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट, एफआई के जो फ्लोज हैं पहली बार 25 हफ्तों बाद पॉजिटिव हुई है। पॉजिटिव इसीलिए हुई है क्योंकि देखिए एफआईआईस को हम दो कैटेगरी में भागों में बांटते हैं। एक है लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड एफआईआईस और दूसरे हैं शॉर्ट टर्म हेज फंड्स एंड शॉर्ट टर्म एफआईआईस जो इवेंट को ट्रेड करते हैं। काफी सारे स्टॉक्स आप देखेंगे रिजल्ट्स के पहले एफआईआई की एक्सपोजर बढ़ती है, वापस रिजल्ट के बाद कम हो जाती है, बोनस के टाइम पे बढ़ती है और बोनस के बाद घट जाती है। वो एक अलग किस्म के प्राणी है, वो एफआईआईस अलग है, उनका बर्ताव अलग है। एफआईआईस वो किस्म के जो शॉर्ट टर्म एफआईआईस थे, उन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप में कार्नेज उन्होंने ही स्टार्ट किया जनवरी से, ना के बराबर आज उनकी एक्सपोजर है। और काफी सारे एमएससीआई के जो एफआईआईस इंडेक्स फंड्स वाले हैं, वैनगार्ड एफटीएससी को जो फॉलो कर रहे हैं या फिर एमएससीआई को फॉलो कर रहे हैं, उनकी इंडेक्स फंड होल्डिंग्स बड़ी हैं इंडिया में। सो एफआईआईस फाइनली जो शॉर्ट टर्म एफआईआईस थे वो सब बेच बाज के निकल चुके हैं। ओनली 20% इज लेफ्ट इज आवर एल्गोरिथमिक एस्टिमेट। सो एफआईआईस वापस टर्निंग पॉजिटिव इज अ गुड न्यूज। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो जो खबर है, जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि यार यूएस की टैरिफ की इतनी बातें हुई बट मार्केट पे इंपैक्ट तो पड़ा नहीं। मार्केट पे इंपैक्ट एक खबर का सिर्फ खबर पे नहीं, किस वक्त पे आती है और मार्केट की कौन सी स्थिति में आती है। यही खबर अगर 26,200 की निफ्टी पे आती 24 सितंबर 2024 को, तो शायद 2,000 पॉइंट निफ्टी गिर जाती। अगर अब ऑलरेडी 23,200 पे घूम रहा हूं और अगर मैं अर्निंग्स आज भी निफ्टी की अर्निंग्स 9% की ग्रोथ की एस्टिमेट है, आफ्टर द फोर्थ क्वार्टर वी विल गेट टू नो व्हाट इज द अर्निंग एस्टिमेट। क्योंकि मार्केट इस स्थिति पे है, ये बड़ी खबर जो जिसकी डेसिबल बहुत ज्यादा है उस पर मार्केट पे इंपैक्ट इसीलिए नहीं पड़ा है क्योंकि मार्केट पीक पे नहीं है, ऑलरेडी अबाउट 16% लोअर देन द पीक है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस कैलेंडर ईयर और दिस फाइनेंशियल ईयर व्हेन इट कम्स टू निफ्टी इन्वेस्टिंग। ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट में बहुत डाइवर्स परफॉर्मेंस आ सकता है, तो इक्विटी एलोकेशन को प्लीज रखें 60-70% पे अगर 5 साल के ऊपर का पैसा है, और बातों में ना आए। काफी लोग मैं देखता हूँ एचएनआई में वो घबरा के निकाल देते हैं। रिटेल ज्यादा समझदार हो गया है इंडिया में लास्ट 3 साल में, स्टेटिस्टिकली प्रूवेबल, और एचएनआई ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। इधर कहा सुनी में इक्विटी एलोकेशन खत्म कर देते हैं और नुकसान अपना खुद का कर बैठते हैं। ये तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर आपका नजरिया लंबा है तो बिल्कुल भी इक्विटी में छेड़छाड़ ना करें। 60-70% तक आप अभी भी निवेशित रह सकते हैं, और क्योंकि लंबा नजरिया है तो इस तरह के उतार चढ़ाव जो कि बाजार की फितरत है, थोड़ा सा उसे झटक कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ मेरा समय समाप्त हो चुका है इस पूरी चर्चा में, लेकिन आप तीनों जुड़े बहुत बारीकी से और आसान भाषा में इस पूरे ट्रैफिक के टैरिफ के मायाजाल को समझाया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का।
ऑलराइट, चलिए हम भी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हमारी इस खास पेशकश में, और उसके बाद शुरू करते हैं हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार।